Around 29% of people in India they suffer from depression. डिस्ट्रेस अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो वो एक टाइम के बाद डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया। अननोन लोगों से बिना जांचे परखे यदि आप इंटरेक्ट करने लगते हैं या फिर उनके साथ इमोशनल लेवल पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन आपको आगे जाके फेस करना पड़ता है, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट 6 साल तक के बच्चे मैंने देखे हैं जिनको प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन है। Hello, a very warm welcome to all of you. आज हम फिर एक नए एपिसोड के साथ द डॉक्टर अशरफ शो में आए हैं। आज का जो एपिसोड है वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यंग इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हों, या चाहे वो डॉक्टर्स हों, या फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन के हों। ये टॉपिक जो है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। आपने देखा होगा कि आज का हर इंसान परेशान है, हर इंसान जो है स्ट्रेस में है। आगे बढ़ने की होड़ लगी जा रही है, लोग दौड़ते जा रहे हैं। ओवर एग्जर्शन, ओवर स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, है ना, आगे बढ़ने का स्ट्रेस, दूसरा बंदा हमसे आगे क्यों बढ़ गया उसका स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, शादी हो गई तो उसके बाद बीवी का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। और उस स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि इंसान को शुगर हो जा रही है, इंसान को डायबिटीज़ हो जा रही है, इंसान को थायराइड हो जा रहा है। तो किस तरीक़े से इस स्ट्रेस को ओवरकम करना है, किस तरीक़े से इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है, इसी पे आज का ये पॉडकास्ट है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे इंसाइट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके मिलेंगी कि किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना है और किस तरीके से इससे बाहर आना है। क्योंकि अगर हमारा स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होगा तो हम बहुत सारी बीमारियों के अंदर और अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जो है हमारे साथ हैं लखनऊ की एक रिनॉन्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अदिति मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मैम का कैरियर साइकेट्री में और एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा रहा है। तो आज हम मैम से इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और ऐसे गेस्ट को हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाते रहें तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, क्योंकि जैसे आपके सजेशंस होंगे वैसे ही हम आपके लिए कंटेंट लाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, ताकि हम उससे रिलेटेड पर्सनालिटीज़ को अपने शो में लेके आएँ और आपसे रूबरू करवाएं। तो मैम, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। इससे पहले कि आगे बढ़ें मैम, हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि आप कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है और आप फ़िलहाल कहाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। Thank you so much, Dr. Ashraf, for inviting me for your show. I'm Dr. Aditi. I'm a psychiatrist. I'm currently practicing in Lucknow. I have around 12 years of experience in this field. I also work in Career Medical College as an assistant professor in the Department of Psychiatry.
मेरा एक्सपर्टीज़ वही है जो आपका आज का टॉपिक है, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनके अंदर आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सारे आपके सेक्सुअल डिसफंक्शंस और बहुत सारे एडिक्शंस जो कि आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारा मेनली मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। अच्छा मैम, आपकी बिसाइड मेडिकल कॉलेज आप कहीं और भी एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेज जाके भीड़ के अंदर लाइन लग के दिखाना नहीं चाहते हैं, तो लखनऊ में आप कहीं और भी प्रैक्टिस करती हैं? आपकी कोई क्लिनिक भी है? जी, तो मेरा क्लिनिक है नारायण प्लाज़ा अलीगंज में। वहाँ पर मैं 6 से 9 शाम के टाइम पर प्रैक्टिस करती हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस। अच्छा मैम, अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं तो ये जानना चाहता हूँ आजकल जो है स्ट्रेस और एंजाइटी ये मतलब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया? पहले तो हम इतना नहीं सोचते थे कि ये पर्सन जो है डिप्रेस है या इसको एंजाइटी है, लेकिन आज के दौर में देखें, मैं खुद डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, मैं देखता हूँ कि हर दूसरा या हर तीसरा बंदा जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी इसका शिकार हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है मैम? आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अशरफ। स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं समस्याएं। इनफैक्ट निम्हांस बैंगलोर जो कि एक बहुत उच्च एक इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उनका एक सर्वे था जो जिसमें उन्होंने बताया है कि अराउंड 29% ऑफ पीपल इन इंडिया दे सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। दैट मीन्स अराउंड every third person. सो इट इज़ दैट कॉमन। रीज़न पे हम लोग अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पे तो यही रीज़न है कि कुछ हद तक हमारी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं कि लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हो चुका है। और वैसे रीज़न्स आप देखें तो अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग रीज़न्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि टीनेजर्स अगर हैं तो उनके अंदर मोस्टली एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं कि एकेडमिक में उनको एक प्रेशर है कि बहुत अच्छा ही परफॉर्म करना है, टॉप ही करना है। तो ये वाला प्रेशर शायद पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर होता है। दूसरा है कि जो आजकल देखने में आ रहा है, इनफैक्ट मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, बच्चे भी आते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती कर लेना अनजाने लोगों से, और उसके बाद जब उनको रिजेक्शन कहीं ना कहीं मिलता है या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनके नहीं जाती हैं चीज़ें, तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत बार पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। बाकी जैसे आप टीनेज में और भी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जैसे प्यूबर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। फिर जैसे जैसे एक टीनेजर एडोलेसेंस से बाहर जाकर एडल्टहुड की तरफ जाता है, तो उसी टाइम पे उनका कॉलेज वाला टाइम होता है, करियर कंसोलिडेशन वाला टाइम होता है, तो उसमें चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। देखिए, स्ट्रेस इन इटसेल्फ कभी भी बुरा नहीं होता है। मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमें एक मिनिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन हमारा मेंटेन करने के लिए आवश्यक भी होता है। अगर मान लीजिए हमारा कोई इम्पोर्टेंट डेडलाइन है, अगर हम बिल्कुल भी उसका स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हम शायद वो मीट भी नहीं कर पाएंगे। बट जब वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बढ़ जाता है, डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो प्रॉब्लम होती है। तो डिस्ट्रेस अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो वो एक टाइम के बाद डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया। स्ट्रेस को अगर हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएँ तो हम उसको बहुत अच्छा अपने प्रोग्रेस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वही स्ट्रेस हमारे लिए बहुत बुरा परिणाम अगर तब देने लगता है जब उसका हमारे कंट्रोल से वो बाहर चला जाता है, मतलब वो एक डिस्ट्रेस के लेवल पे चला जाता है। तो ये कॉमन स्ट्रेसर्स मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेसर्स बहुत कॉमन हैं, और एकेडमिक और परफॉर्मेंस वाले जो आपके परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कह सकते हैं, या प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, वो एक बहुत ज़्यादा टारगेट्स डेडलाइंस मीट करना, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है आजकल स्ट्रेस का।
बाकी उसके अलावा देखिए कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, वो तो जैसे और डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं। तो अगर आपके फैमिली में किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी की हिस्ट्री है तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हो जाते हैं डेवलप करने की एंग्जाइटी या डिप्रेशन। तो वो तो एक अलग चीज़ है, बट हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मोटे तौर पे यही सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया। कुछ लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट भी शायद कुछ रोल प्ले करता है, जैसे हमें जहाँ पे जितना सपोर्ट मिलना चाहिए, ख़ास तौर से कुछ जहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ घर घर के अंदर ऐसा माहौल है कि वहाँ पे अपने आप जो बच्चे ग्रो करते हैं, वो जैसे माँ बाप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपस में वो हो रहा है, घर का माहौल अच्छा नहीं, तो मुझको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल प्ले करता है। डेफिनेटली सर, वो एक बच्चे की साइकी पे बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो तो फिर एक मतलब एक तरह का ट्रॉमा ही हो जाता है। तो कुछ लोगों में जिनमें पेरेंट्स के साइड से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस हम उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर सपोर्टिव बच्चे को नहीं लगता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं लगता है बच्चे को, तो वहाँ डेफिनेटली बच्चा सफोकेटेड फील करता है, या कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनसपोर्टेड जब फील करने लगता है तो डेफिनेटली डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। मैम आजकल सोशल मीडिया से भी मुझको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जैसे आपने भी उस पर बात की, तो सोशल मीडिया से स्ट्रेस के रिलेशन के बारे में आप क्या कहेंगी? हम्म सर, सोशल मीडिया का देखिए, एक तो मोटे मोटे तौर पे तो यही है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अगर सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी पहले ही हो जाता है, विच इटसेल्फ प्री डिस्पोजेज यू टू डेवलपिंग सर्टन डिजीजेस। दूसरा है कि अननोन लोगों से बिना जांचे परखे यदि आप इंटरेक्ट करने लगते हैं या फिर उनके साथ इमोशनल लेवल पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन आपको आगे जाके फेस करना पड़ता है, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट। मान लीजिए कोई यंगस्टर है, उसका पहला ही रिलेशन में इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो फिर वो आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा उनके लिए आगे के रिलेशनशिप्स में भी इस तरह के पैटर्न्स कई बार रिपीट हो जाते हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस अपने आप में लो हो जाता है बिल्कुल, और नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने लग जाती है। तो ये है, प्लस सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक अनरियल तरह से लोग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, और एक कंपैरिजन वाली फीलिंग जो आती है कि हमारी लाइफ जैसी है शायद वैसी नहीं और किसी तरह की होनी चाहिए। तो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन वाला जो एक स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोज कर देता है व्यक्ति को डिप्रेशन में जाने के लिए। अच्छा मैम, अगर कैटेगराइज करें, जैसे डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस एंजाइटी अगर कॉमन उसमें ले लें, तो किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये इस टाइम सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो अगर एज की क्राइटेरिया के हिसाब से हम डिवाइड करें तो किस में सबसे ज़्यादा है इस टाइम? जो स्टडीज़ कहती हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि 18 से लेके 35 इयर्स की एज तक मैक्सिमम लोग जिनको सीवियर वाले डिप्रेशन या ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन होता है। हालांकि ऐसा कोई एज पर नहीं है अभी। बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट 6 साल तक के बच्चे मैंने देखे हैं जिनको प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन है। अभी सारे जगह ये एक एंटिटी चाइल्डहुड ऑनसेट डिप्रेशन भी बिल्कुल एक डेफिनेट एंटिटी है, और सिनाइल डिप्रेशन तो डेफिनेटली है, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारे कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता ही है। तो अभी मुझे लगता है कि कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि इस चीज़ से मतलब कह सकते हैं कि बचा हुआ है। हालांकि क्योंकि स्ट्रगल्स जो मेन हैं वो यंग एडल्ट्स को और एडल्ट्स को ज़्यादा होते हैं, तो उस एज ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, जैसे आपने मैम बताया कि ये 6 इयर्स तक में, मतलब इतने छोटे ईयर में क्या ये जेनेटिकल है, या मतलब इसका क्या रीज़न फिगर आउट हुआ है? जैसे इस पे क्या स्टडीज़ क्या है, इसका क्या रीज़न है? तो मतलब डायबिटीज़ तो समझ में आता है कि भाई इंसुलिन नहीं बन रही है तो टाइप 1 में डाल दिया, लेकिन इतने छोटे एज पे डिप्रेशन आप लोग उसको फिगर आउट कैसे करते हैं? और बेसिकली इस पे क्या रिसर्च, क्या चीज़ें चल रही हैं? हल्का सा
ब्रीफ कर, क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आपने ये, मुझे नहीं मालूम था कि इतने कम एज पे भी डिप्रेशन हो सकता है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल हो रहा है डिप्रेशन। तो देखिए, डेफिनेटली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोनल इस चीज़ का रिलेशन है, आपके जेनेटिक रिसेप्टर्स उन पे रिलेशन है। दूसरी चीज़ है, कोई ना कोई डीप ट्रॉमा होता है, जैसे कि चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ है, या फिर आपने जैसे बताया था निगलेक्ट। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं, ये कई बार बच्चों को बचपन से ही डिप्रेशन की ओर ढकेल देती हैं। और डेफिनेटली मतलब जैसे ऑब्वियसली बच्चा खुद से डिप्रेशन नाम तो नहीं ले सकता है, बट उनके बिहेवियर में, या जैसे बच्चे स्कूल रिफ्यूज़ल के केसेस आते हैं कि बच्चा सडनली 10-12 दिन से स्कूल जाना एकदम बंद कर दिया है, या बिल्कुल चेंज हो गया है, टोटली बिहेवियर में चेंज आ गया है। तो वो सारे गुमसुम रहने लगे हैं, विड्रॉल है बिल्कुल, किसी के साथ खेलना नहीं, कुछ नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका बच्चे का चेंज हो गया है, इरिटेबिलिटी आ गई है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ गया है। या फिर इवन बच्चे सेल्फ इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या फिर एग्रेसिव हो रहे हैं, दीवार में सिर मारना, या अपने आप को किसी भी तरह से इंजरी इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करना, वो सारे भी बच्चों के अंदर जो हिडन एक इमोशंस हैं उनको जताता है। अच्छा अच्छा मैम, आपको लगता है या कोई ऐसी रिसर्च है, या आपको लगता है कि पोस्ट कोविड डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़ गए हैं? कुछ ऐसा है क्या इसमें? सर डेफिनेटली स्टडीज़ बहुत सारी हुई हैं कोविड के बाद, काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं जो ये बताती हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिस स्पेक्ट्रम में आपका OCD भी आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, ये सारे डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। डिप्रेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ा है, बट मोस्टली एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। उसका वही रीज़न है कि एक मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स या क्लोज्ड वंस को उन्होंने खो दिया, जॉब्स चली गई लोगों की, एडजस्ट नहीं हो पाए। बच्चों के लिए भी स्कूल छूट गए, मतलब स्कूल बीच में बंद हो गया, उनके फ्रेंड्स का ग्रुप छूट गया, और एक पूरी तरह से पलट के रख दिया सिचुएशन को। तो जिनकी रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी ठीक थी, उन्होंने तो एडजस्ट कर लिया, बट बहुत सारे लोग अभी भी इनफैक्ट उस फेज़ के दिए हुए स्ट्रेसर्स से अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाए हैं बहुत सारे लोग। अच्छा अच्छा मैम, अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, जिससे किसी को मालूम हो कि सामने वाला बंदा जो है एंजाइटी या फिर डिप्रेशन से गुजर रहा है? कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जो कि हम खुद भी महसूस कर सकते हैं, कि सामने वाला महसूस कर सकता है, हाँ भाई इस बंदे को एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है। सर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हद तक तो आप नहीं गेस कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे, आपने स्माइलिंग डिप्रेशन सुना होगा शायद, जो लोग हंसते रहते हैं और अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं, ऐसे भी दे आर अ मेजर चंक ऑफ दोज हु आर डिप्रेस्ड। तो इजी तो नहीं है बता पाना, बट स्पेशली जब माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे रहता है तब बताना हमें इजी नहीं है। हाँ, बहुत सीवियर जब हो जाता है डिप्रेशन, तो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है। जैसे डिप्रेशन के क्या मेन लक्षण होते हैं कि आपका मूड बिल्कुल उदास है, आपको किसी के काम में मन नहीं लग रहा है, एनर्जी लेवल ऑल टाइम लो है, आपका नींद वगैरह नहीं आ रही है। तो ये सारे साइंस अगर कोई केयरफुली ऑब्ज़र्व करे कि पहले से अगर किसी के नेचर में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया है, उनका बिहेव करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है, अब वो छोटी छोटी बात पे चिढ़ रहे हैं या बिल्कुल मिनिमम बोल रहे हैं। जो व्यक्ति बहुत चीयरफुल हुआ करता था, अच्छे से बात करता था, अब एकदम से उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, या अपने आप को अकेले रूम में बंद किए रहते हैं, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत बेयर मिनिमम चीज़ें अपना रोज़ का कर रहे हैं, बाकी कुछ इनिशिएटिव किसी चीज़ में नहीं ले रहे हैं, या हर समय इस तरह की बातें, नेगेटिव बातें कोई अगर कर रहा है, इनफैक्ट
कई बार पेशेंट्स अपना कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बातों में सुसाइडल आइडिएशन भी रिपोर्ट करते हैं कि हमें अब मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है, या इस तरह की बातें। तो ऐसा भी कोई अगर बोलता है तो उसको कभी भी लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए, मजाक में कभी भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस तरह की बातें बोलते हैं वो आगे जाके अटेम्प्ट या जी फाइनल मतलब सुसाइड में भी वो रिज़ल्ट कर सकता है। बाकी नींद ना आना एक काफ़ी मेजर सिम्टम है। नींद में अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति है उनकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, वो बीच बीच में जग रहे हैं, या देखते हैं जनरली अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है डिप्रेशन के अंदर। तो जो व्यक्ति पहले 7 या 8 बजे उठता था वो 5 बजे से उठ के अगर बैठ रहे हैं रोज़, तो ये सारे लक्षण हैं जो आप देख सकते हैं। बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ जाता है और काफ़ी, या वो स्कूल जाना भी बंद कर सकते हैं काफ़ी बच्चे। तो वो भी कुछ ना कुछ, देखिए अगर ऑब्जर्वेंट आप हैं तो इंडिकेशंस तो हैं, बट इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जो आपका मूड होता है वो थोड़ा सब्जेक्टिव चीज़ होती है। जब तक, इसीलिए इंकरेज किया जाता है आप बात करें। जब तक आप ओपनली अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं तो आप डिप्रेशन के साथ भी नॉर्मली घूम सकते हैं, आपको नहीं कोई पहचान पाएगा। जी। तो मतलब है कि अगर ख़ास तौर से बच्चों के अंदर ही या यंग एडल्ट्स के अंदर अगर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को या फिर अगर स्कूल में है तो टीचर्स को उसमें एक्टिव इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। मतलब पेरेंट्स को तो बताना ही चाहिए कि आपका बच्चा जो है उसके बिहेवियर में चेंजेस देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो देखिए आजकल 1-2 बच्चे ही होते हैं, तो पेरेंट्स जनरली बहुत कॉशियस होते हैं, बच्चों को लेके केयरफुल रहते हैं। बट कभी भी मतलब कोई भी चेंज अगर बच्चे के बिहेवियर में आ रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिक्लाइन सडनली हो रहा है जो पहले नहीं था, और अगर बच्चे को टैंट्रम्स बच्चे के अगर बढ़ गए हैं, इरिटेबल हो रहा है बच्चा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या खेलने में बिल्कुल खेल कूद बंद हो गया है, बहुत डलनेस आ गई है, खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है, या फिर कई बार बच्चे बहुत वेग सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं, जैसे सिर में दर्द या पेट में दर्द, जो कि काफ़ी बार उसका लोकेशन चेंज होता रहता है। तो आप पता लगा सकते हैं कि वो एक कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ की वजह से नहीं है, और कुछ ना कुछ माइंड से रिलेटेड उसका संबंध हो सकता है। मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट एग्जैक्ट वर्ड क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस अगर आप देखते हैं किसी बच्चे में, तो आप बोल सकते, या फिर हाँ एक और भी मेजर सिम्टम है अटेंशन वाली प्रॉब्लम। अगर फोकस करने में प्रॉब्लम कोई सब्जेक्टिवली भी बोलता है, या कोई टीचर्स भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बहुत जल्दी, तो चांसेस हैं कि अनलेस इट इज़ ADHD और समथिंग मोर सीवियर, तो चांसेस हैं कि बच्चा डिप्रेशन में हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकता है। तो मैम ये बताइए कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को ओवरकम करने की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। ये तो सारी चीज़ें हमें मालूम हो गई, अब इसको ओवरकम कैसे करें। हम्म। सर पहले तो एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि है प्रॉब्लम, उसको डिनायल में कभी नहीं रहना है कि प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अ, हो जाएगा ठीक। तो एक तो पहले वो चीज़ है। बाकी देखिए प्रिवेंट, अगर जैसे स्ट्रेस आपने बोला, तो स्ट्रेस जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रेस में वो स्ट्रेस ना कन्वर्ट हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। जैसे अपनी एक्सरसाइज मतलब अगर अपने रूटीन में आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा जैसी चीज़ें करते हैं, मेडिटेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक, क्योंकि नेचुरली भी एक बॉडी वर्कआउट के थ्रू आपके हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, वो भी रिलीज़ होते हैं, तो वो भी आपके स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश एक हद तक मेंटेन करने में पॉसिबल उनके लिए होता है। दूसरा है कि बच्चों के लिए ख़ास तौर से कि टाइम का मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को टाइम टू टाइम, जो जिसको जितना टाइम देना चाहिए उतना ही दे रहे हैं, तो काफ़ी हद तक स्ट्रेस अवॉइड, स्पेशली अगर एकेडमिक रिलेटेड कुछ स्ट्रेस है तो। बाकी देखिए जो मेजर इश्यूज़ अगर किसी को हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे बच्चों में चाइल्डहुड अब्यूज़ या निगलेक्ट,
जो एक ऑनगोइंग चीज़ें होती हैं जिसके बारे में पहले तो उसको बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो उसके बारे में कैसे ओपन अप हुआ जा सकता है, किसके साथ बात करी जा सकती है। तो ओवरऑल इस इशू के बारे में मतलब एक अवेयरनेस वाली जो प्रॉब्लम है, वो आपने बोला कि जैसे स्कूल्स के लेवल पे डेफिनेटली इट नीड्स अटेंशन। तो उसमें इस चीज़ को एड्रेस करना कि बच्चे को कहीं ना कहीं वेंट आउट का एवेन्यू मिलना चाहिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किसी में भी अगर मतलब यदि खुद को या फिर आसपास के किसी व्यक्ति में डिप्रेशन के कुछ लग रहा है कि सिग्नल्स हैं, तो एक तो पहले उनको एनकरेज करें कि बात करें उस चीज़ के बारे में। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है बात, तो प्रोफेशनल्स को अप्रोच करना चाहिए और जो अंदर की फीलिंग्स हैं उसको डेफिनेटली बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है। एक और चीज़ है कि स्पेशली यंग एडल्ट्स और बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हम कई बार अपनी फीलिंग्स को हम लोग पहचान नहीं पाते कि एग्जैक्टली हम क्या फ़ील कर रहे होते हैं, है ना। तो इमोशनल वोकेबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा लैकिंग है, स्पेशली इंडियन स्कूल्स के अंदर इस चीज़ के बारे में कोई एजुकेशन अभी तक नहीं दी जाती है। तो एक इमोशनल वोकेबलरी कि आप इस समय क्या फ़ील कर रहे हैं उसको अगर आप जैसे एक इमोजी के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, तो बच्चों को इस तरह की एजुकेशन अगर दी जाती है तो वो अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, तभी तो उसको बता सकते हैं ना। अगर वो कंफ्यूज हैं अपने आप में कि उनको पता ही नहीं है कि हम फील क्या कर रहे हैं, सो एक मतलब ये तो बहुत ही ग्रास रूट लेवल वाली बात हो गई कि जहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। बाकी देखिए, स्ट्रेस अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस तो होना ही है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। एक तो आप बॉडी अपनी हेल्दी रखें, बॉडी को हेल्दी नहीं रखेंगे तो एक वो भी एक स्ट्रेस है। दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करना है। और अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली किसी ना किसी को रीच आउट करें। ऐसे ना सोचें कि बहुत ज़्यादा हम खुद से मैनेज कर लेंगे या फिर ये होता है या ये ठीक हो जाएगा अपने आप से, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। तो उससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि स्लीप को भी हमें थोड़ा सा स्लीप के ऊपर भी फोकस करना चाहिए इस हाँ, स्लीप वो डेफिनेटली लाइफस्टाइल में आ जाता है, स्लीप आपका फूड उसमें सब कुछ आ जाता है। बाकी अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें आजकल अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकेशंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस थेरेपीज़ हैं, साइकोथेरेपीज़ काफ़ी सारे तरह की हैं। तो अगर माइल्ड और मॉडरेट लेवल पे अगर डिप्रेशन है तो बहुत हद तक थेरेपी से, जिसको हम आम भाषा में काउंसलिंग कहते हैं, उसी से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो बेसिकली जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको किस तरह से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई करके कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट के या उस व्यक्ति के क्या थॉट्स हैं उसको रिमोल्ड करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी अगर सीवियर है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तो यूजुअली मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ती ही है। इनिशियली मेडिकेशन का रोल रहता है और उसके बाद फिर काउंसलिंग से काम चल जाता है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो डेफिनेटली जिसको भी डिप्रेशन है उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ये इज इट कम्प्लीटली ट्रीटेबल? Sir, it depends. Again, like it will depend. But in most of the cases, if the patient is coming in the first episode itself without too much delay, then definitely it is very, very much treatable. पेरेंट्स के लिए आपकी कुछ एडवाइस? पेरेंट्स के लिए सर यही एडवाइस है कि बच्चे को सपोर्ट करें। एक तो पहले आप ध्यान रखें कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है। ऐसा ना हो कि बच्चा साइलेंस में सफ़र कर रहा है और आपको या आपके डर से बच्चा अपने ट्रू फीलिंग्स बता ही नहीं रहा है। तो अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को देते हैं जिसमें वो खुल के अपनी बात रख सकते हैं, तो स्ट्रेस वैसे भी कम रहेगा। और यदि डिप्रेशन और रीजंस की वजह से आ गया, मान लीजिए किसी को मेडिकल इलनेस हो गई, उसके बाद डिप्रेशन आया है, तो फीलिंग्स के बारे में व्यक्ति को
पूरी तरह से एक्सप्रेस करने का एक मौका दीजिए, तो उसी से मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैम इसको लेके फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हैं? वो इस वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन को लेके फ्यूचर के क्या चैलेंजेस हैं? जैसे अगर इसको, ये तो इस टाइम समझ लीजिए इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर इसको इस लेवल पे वो नहीं तो आगे चल के और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लोगों को? प्रॉब्लम्स तो अभी भी काफ़ी हैं, बिकॉज़ अभी भी इस चीज़ को लेके एक बहुत बड़ा टैबू है। लोगों में एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। कहीं हद तक मतलब मेंटल इलनेसेस के बारे में लोगों को अवेयरनेस उतना नहीं है। उनको मेंटल इलनेस का मतलब एक ही लगता है कि पागल है, या फिर बिल्कुल गॉन केस जिस तरह की भाषाएं सुनने में आती हैं वो। बट समझना होगा कि मेंटल इलनेस मतलब माइंड इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर बीइंग, सो उसको हम बिल्कुल निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके भी जिस तरह से हम फिज़िकल इलनेसेस के बारे में अवेयर हैं, हम लोग ट्रीटमेंट तत्पर होके ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं, वो एटीट्यूड मेंटल इलनेसेस के लिए कहीं ना कहीं अभी लैकिंग है। लोग उसको एक अलग तरह से समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं शायद हमारी वीकनेस है, या ये हमारे बुरे कर्मों का फल है। बहुत तरह के एक्सप्लेनेशन सुनने में आते हैं। इसके ऊपर कुछ वो आया, अगर हाँ, साया आ गया, ऊपर का कुछ साया है साया ना। तो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी मच बायोलॉजिकल इन नेचर। और किसी से मैंने ये भी देखा है ना, जैसे गांव में आप किसी से कहते हैं कि जाके आप जो है साइकेट्रिस्ट को या आसान उसमें दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो कहते कहते हैं पागल थोड़ी हैं हम। बिल्कुल। तो मैं वही कह रही हूँ ना सर, एक ही मतलब सारे डिसऑर्डर्स को वो एक ही कैटेगरी में पुट कर दिया है कि पागल है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, देयर आर सो मैनी डिसऑर्डर्स अंडर परव्यू ऑफ मेंटल इलनेसेस, जिनका ट्रीटमेंट अगर हो तो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी सकता है। तो उस चीज़ का जो एक मतलब उस चीज़ से बचने की कोशिश, वो एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है कई बार। इनफैक्ट खुद के फैमिली मेम्बर्स से बहुत सारे बच्चे भी इनफैक्ट हैं जो अकेले, जिनको आना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, छुपते छुपाते आना पड़ता है, क्योंकि उनको वो बोलते हैं कि हम कुछ और बता दें तो चलेगा, पर हम ये नहीं बता सकते कि हमें कोई मानसिक दिक्कत हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी, ये हम नहीं बता सकते। तो इस तरह का टाबू बहुत अच्छे अच्छे घरों में, फैमिलीज़ में, बहुत एजुकेटेड लोगों के अंदर भी है अभी भी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है कि फैसिलिटीज़ भी अभी उतनी नहीं हैं सर। जैसे इंडिया में जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का नंबर है वो बहुत कम है। जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से बहुत कम है, या जितने मानसिक रोगी हैं उनके हिसाब से बहुत कम है। उस तरह की सर्विसेज नहीं है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, उनको अभी भी काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इन चीज़ों के लिए भी हेल्प मिल सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए चले हैं हमेशा, उस तरह के प्रोग्राम्स मुझे लगता है काफ़ी और ज़रूरत है, और बहुत मतलब एक एंथुजियाज़म इसमें चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो करंटली हैं उनके अंदर, और बाकी गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव की आवश्यकता अभी भी है। ऑल्दो हो रहा है काम, लास्ट 50 इयर्स में काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है, बट उतना भी नहीं हुआ है जितना अभी भी जितना रिक्वायर्ड है। तो ये सारे चैलेंजेस तो हैं, डेफिनेटली ये सारे चैलेंजेस हैं। मैम आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, या फिर जो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने देखा है कि कुछ जो है सोशल मीडिया के मेरे दोस्त, जैसे कोई फेस्टिव सीज़न आया तो एक एक हफ्ता लगातार ऑफिस में काम चल रहा है, 1 से 2 घंटा सो रहे हैं, उसके बाद फिर काम कर रहे हैं, मतलब वो एकदम अपने आप को बर्नआउट कर देते हैं। तो मैम उनके लिए आपका कोई मैसेज है किस तरीके से वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे लेके चलें? कुछ आपकी तरफ से कोई उनके लिए मैसेज, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप मैम से बात करिएगा तो हमारे लिए एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा कि हमें कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है।
क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत है, क्योंकि अब जैसे दिवाली का सीजन है, अब हर कंपनीज कह रही है भाई हमारे लिए ये डिज़ाइन होना, ये डिज़ाइन होना, ये टाइम लाइन कम है, सबको दिवाली से पहले ही चाहिए, होली से पहले ही चाहिए। तो उस टाइम ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्नआउट, तो उस कंडीशन में उस जैसे उसको कैसे फेस को कोप अप करें, उसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो जाए। और क्योंकि बाकायदा ये क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है कि मैम से ज़रूर पूछिए। देखिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बिल्कुल स्टिक टू ओनली विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने बोला था कि प्रायोरिटी आप डिसाइड करिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उसी को करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि स्लीप पे तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ को कि मतलब इट इज़ लाइक अ डेली इन्वेस्टमेंट इनटू योर माइंड। अगर उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस हम लोगों को पे करने पड़ेगी। और जिस तरह से मतलब फ़िज़िकल बॉडी के लिए हम लोग एक एक्टिवली सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखना है, जिम जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे हेल्दी खाना खाना है, बट माइंड में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरह के थॉट्स हम सोच रहे हैं, किस तरह का डाइट हम अपने माइंड को दे रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन इफ़ यू कंसिडर इट। सो हाउ यू फीड योर माइंड, नेगेटिव स्टिमुलस नहीं आपको लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि माइंड की कैपेसिटी इतनी कम है कि वो किसी भी चैलेंज को टैकल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जो लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में, नॉर्मली या तो बैक ऑफ माइंड में कुछ उनके स्ट्रेसर्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं। जैसे कि पर्सनल लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रोफेशनली रिफ्लेक्ट होने लगता है। बाकी आपकी अनहेल्दी कोपिंग अगर किसी की है, कुछ लोग हैं जो मैंने देखा है कि थोड़ा भी स्ट्रेस आता है तो दे टेक टू ड्रिंकिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये सारे जो वर्क स्ट्रक्चर्स हैं कुछ ना कुछ ह्यूमन कैपेसिटीज़ को देख के ही बनाए जाते हैं, जो बिकॉज द अथॉरिटीज़ आई डोंट थिंक दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो जनरली सारे 100 में से मुझे लगता है कि 100 के 100 तो स्ट्रेस आउट नहीं होते हैं। तो जो बाकी लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं ना। सो बेसिकली डी क्लटरिंग योर माइंड, कि आप जितना अननेसेसरी थॉट्स हैं उस चीज़ से अपना दिमाग हटाइए। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में हैं, आपको लगता है कि आपके वर्क को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल हम नहीं कर पा रहे हैं, देन यू हैव टू डेफिनेटली हैव टू नेगोशिएट कि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है या हमको किसी और तरह का टास्क असाइन किया जाए। तो मतलब कि चैलेंजेस इट इज़ अ वेरी जितना आप डिलीवर कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, मतलब उसमें आप एक्सेप्ट करिए कि हम स्ट्रेस आउट एक्चुअली हो रहे हैं। डोंट मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से भी मत रखिए कि हम ये कर ही लेंगे, है ना। सो आप एक टाइम में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब मैं JR1 था, मुझे इतना ज़्यादा मेंटल हेरेस कर दिया गया था। आई रोट ए लेटर, है ना, कि आप लोग की इस वजह से मैं मेंटली इमोशनली दोनों तरीके से मेरा हैरेसमेंट हो रहा है। बिल्कुल। एंड इसकी वजह से मेरी एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ गया है और मैं डिप्रेशन के अंदर जा रहा हूँ। एंड इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, इफ आई डू एनीथिंग which is or मैं कुछ भी, तो उसके लिए this person will be authority will be responsible। मैंने वो लेटर भेज दिया हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। एंड मोमेंट मेरा हेड वहाँ पे जब लेटर पहुँचा है ना, तो एक वो ना ब्लास्ट हो गया, क्योंकि वो रिटर्न में वो मैंने कंप्लेन करी। मैंने कहा इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, these are the guys who are responsible for messing out with my life। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ना चीज़ें फिर सॉर्ट आउट होनी या सो द मोमेंट यू स्पोक अबाउट इट और वेंटेड योर फीलिंग्स, तो एक चेंज आने लगा उसके बाद से। वही चीज़ अगर व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर लेता रहता तो वो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं आजकल किस तरह के केसेस सुसाइड के बहुत, स्पेशली जेआरशिप, अगर जेआरशिप का पहला साल है तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़। तो ऐसे मतलब वही हम कॉलेज में भी इस तरह की बात कर रहे थे कि काउंसलिंग सेल होना चाहिए जेआर्स के लिए,
क्योंकि कई बार सीनियर्स के साथ नहीं बनती है, हैरेसमेंट फील करते हैं जो न्यू कमर्स आते हैं, तो एक काउंसलिंग सेल होना चाहिए, मेंटोर्स होने चाहिए जिनके पास जाके आप अपने मन की बात कर सकें। और कोई भी प्रॉब्लम मुझे लगता है इतनी बड़ी नहीं होती है कि बात करने से नहीं हो सकती है सॉर्ट आउट। तो वही है कि एक्सेप्टेंस दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देन टॉकिंग अबाउट इट। इट इज़ अ टफ डिसीजन टू स्पीक बिकॉज उसमें आपको इतना जल्दी लोगों का अप्रूवल नहीं मिलता है, बट द मोमेंट यू स्पीक अबाउट इट देयर इज़ डेफिनेटली अ सॉल्यूशन। सो ये चीज़ मुझे लगता आप हमारे व्यूअर्स के लिए लास्ट कोई मैसेज जो आप देना चाहती हो बिफोर वी एंड आवर टॉक? है जी, व्यूअर्स मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट दैट मेंटल इलनेसेस आर रियल, और इसको अपनी वीकनेस बिल्कुल भी मत समझिए। आपको अगर कोई भी स्ट्रेस चल रहा है लाइफ के अंदर, आपको लगता है कि आप खुद से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, हर व्यक्ति की देखिए एक डिफरेंट कोपिंग एबिलिटी होती है, तो उसमें आपकी कोई कमतरता नहीं है। अगर आप नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप का जिस तरह से चलना चाहिए हिसाब किताब वो नहीं चल रहा है, आप किसी डिसऑर्डर में स्लिप कर रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह आपको है, तो डेफिनेटली आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को बिल्कुल अप्रोच करिए, निडर होके अप्रोच करिए। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं इन चीज़ों से उभरने के लिए, बस आपके बाहर निकलने की देर है और बोलने की देर है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो यही मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और स्पेशली आपके लिए भी, और आपके सराउंडिंग में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हेल्प ढूंढ रहा है, या फिर आपको लगता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इनिशिएट करिए, उनको हेल्प प्रोवाइड कराइए। और मुझे लगता है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप क्रिएट करिए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट हमारे शो थैंक पे यू फॉर आने के हैविंग मी लिए। सर, इट वॉज अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।